आज हम चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत के विदेश संबंध। अब विदेश संबंध ये जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। ये जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान में विदेश संबंध के बारे में क्या बताया गया है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता इसी का सब टॉपिक है। देखो बच्चों, विदेश नीति या विदेश संबंध होती क्या है। विदेश संबंध में हमेशा किसी भी देश के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बिना विदेश संबंध के कोई भी देश अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता। कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका जैसे विकसित देश, क्योंकि विश्व आज की डेट में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हर देश किसी ना किसी मामले में दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। हम टेक्नोलॉजी मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। कभी हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए, कभी सोवियत संघ या रूस से टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्रांस से चाहिए, अलग अलग चीज। रक्षा कारण हो गए, खाद्य उत्पाद हो गए, हर चीज के लिए जो देश है वो एक दूसरे पर निर्भर है। अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के लिए वो क्या कौन संबंध बनाएंगे, विदेश संबंध। देश विदेश संबंध बनाते हैं तभी देश डिसाइड करते हैं ना कि भाई हम आगे विश्व में आने वाले टाइम में किस देश के साथ कैसे कैसे अपने संबंध रखेंगे। ठीक है, तो विदेश संबंध, ये सारी चीजें विदेश संबंध के अंदर आती है। इसमें हमारा टॉपिक देखो, दो देशों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। भारत पाक संबंध, भारत चीन संबंध, और एक टॉपिक और भी है, इसी चैप्टर का पार्ट है वो, भारत की परमाणु नीति। ये सारे जो है ना, ये टॉपिक्स इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। इसी के अंदर जो सारी चीजें हैं वो बताई जाएगी। अब भारत की जो विदेश नीति है, अब विदेश नीति जाहिर सी बात है, हमारे संविधान में विदेश नीति के बारे में दिया गया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रखने हैं। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता, आप जानते हो पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश रहा है। भारत उसने गुटनिरपेक्षता को हमेशा से ही माना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत की विदेश संबंध संविधान में ले लें हम। संविधान में एक चीज आती है, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, ये भाग 4 है, अनुच्छेद 51। देखो, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 51 में, मैंने शॉर्ट में कर दिया ये क्योंकि आपको पता है कि एक नंबर के आपको क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं। जो भारतीय संविधान में विदेश नीति कहां दर्शाई गई है, नीति निर्देशक तत्व में, जो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 में। एक नंबर का क्वेश्चन आपका सीधे वहीं से पुटअप हो जाएगा। ये
गुट निरपेक्षता की नीति आप लोगों को पता है। गुट निरपेक्षता की नीति कब कब बनी थी? 1961 में बेलग्रेड, कहां हुआ था बेटा? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो कहां बनी थी? बेलग्रेड में सबसे पहले। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब क्या है? किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। और क्यों शामिल ना होना किसी भी गुट में? अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, अपनी अखंडता बनाए रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति बना सकते हैं। अगर आप किसी गुट निरपेक्ष देश में शामिल हो जाते हैं तब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको हर चीज के लिए महाशक्तियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हर चीज के लिए आपको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? महाशक्तियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति हमारी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसका भारत संस्थापक देश में से भी एक रहा है गुट निरपेक्षता आंदोलन में। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति दो कारणों से चुनी। एक तो अपनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहता था, दूसरा दोनों खेमों मदद प्राप्त करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया क्या था? अगर मान लो इंडिया जो है अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाता, अमेरिका वाले गुट में, तो सोवियत संघ उसकी मदद करना बंद कर जाता, और सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो जाता तो अमेरिका मदद करना बंद कर जाता। तो इससे ना भारत ने अपने हितों की पूर्ति करना चाहता था इंडिया, इसलिए भारत क्या कर रहा है? इन सभी गुटों में शामिल हुआ भी नहीं और उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली। किसकी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति। दो गुटों से दूरी, ये दो गुट आप लोगों को पहले चैप्टर से ही पता है। सोवियत संघ, अमेरिका, नाटो, सीटो, सेंटो। वार्सा पैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो गुटों से दूरी। भारत ना तो, याद रखना, ना तो सोवियत संघ के साथ शामिल था, इकट्ठ का निशान मतलब ये शामिल नहीं था, ना ही सेंटो के साथ शामिल था। भारत इनमें से किसी के साथ भी शामिल नहीं हुआ, किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो उसने दोनों गुटों से दूरी बनाई रखी। लेकिन कई सारे लोग भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। किस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। भारत की विदेश नीति में याद रखना, अब कई सारे लोग भारत ने दो गुटों से दूरी बनाए रखी, लेकिन आलोचक जो भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि भारत का झुकाव सोवियत संघ के साथ था। किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ भारत का झुकाव ज्यादा था। अब देखो सोवियत संघ के साथ झुकाव क्यों था? दो घटनाएं याद रखो आप, दो घटनाएं आपको याद रखनी है। देश नीति की आलोचना क्यों करते हैं? दो गुटों वाला जो सिद्धांत है उसके कई सारे आलोचक विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? ध्यान से रखना, इसके पीछे दो तर्क है। पहला, एक घटना याद रखना 1956 आप लोगों को याद रखना है, इसमें दो घटनाएं हुई थी। सुएज नहर कहां है बेटा? सुएज नहर मिस्र, ठीक है, और हंगरी। ये जो सुएज नहर है ना, सुएज नहर को लेकर मिस्र पर ब्रिटेन ने हमला किया। याद रखना कब किया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हंगरी पर सोवियत संघ ने। देखो हंगरी पर सोवियत संघ ने किया। अब लेकिन भारत ने क्या करा? सुएज नहर पर ब्रिटेन ने जब हमला किया, भारत ने निंदा की। इस हमले की तो भारत निंदा करता है जो ब्रिटेन ने करा था, लेकिन हंगरी पर सोवियत संघ ने जो हमला किया, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब देखो, इससे कई सारे आलोचक ये बोलते हैं कि जो भारत है उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था।
भारत का झुकाव किसी तरफ था? सोवियत संघ की तरफ भारत का झुकाव था। इसके पीछे कई सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये बोल दिया गया कि भाई आपका झुकाव जो है किसकी तरफ है? सोवियत संघ की तरफ। लेकिन यहां हमें ना कुछ चीजें याद रखनी है। एक घटना याद रखो, 1971 भारत बांग्लादेश वॉर, युद्ध हुआ था। ये भारत बांग्लादेश नहीं है, इसे भारत पाक लिखना, ठीक है? भारत पाकिस्तान युद्ध है ये, लेकिन बांग्लादेश इसलिए डाल रहा हूं कि याद रखना 1971 में हुआ था, ठीक है? इस समय भारत ने, याद रखना, इसी समय भारत ने क्या करी थी? भारत व सोवियत संघ के बीच में 20 सूत्रीय नीति पर हस्ताक्षर हुए। देखो, भारत ने ना सोवियत संघ के साथ ना 20 सूत्रीय नीति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके पीछे एक सबसे जो इंपॉर्टेंट घटना थी, पाकिस्तान की तरफ से कौन था? अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका वाले गुट में शामिल था। तो जाहिर सी बात है, जब एक के साथ आपका एक दुश्मन है, उसके साथ कोई बड़ी सी महाशक्ति खड़ी है, तो आपको भी चाहिए ना कि अपना बचाव करने के लिए हमें भी किसी महाशक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो भारत ने क्या करा? सोवियत संघ के साथ एक समझौता कर लिया कि आप जरूरत पड़ने पर हमारी सुरक्षा करना। और हुआ भी था। 1971 में जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेज दिए थे कि जाओ आप ना पाकिस्तान की तरफ से लड़ने जाओ, तो उस समय ना सोवियत संघ ने भी अपना जहाज भेज दिया था कि हम भी देख लेंगे कितने तोपशी हो आप लोग। इसलिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? सोवियत संघ के साथ। भारत ने सोवियत संघ। नेहरू की भूमिका आपको पता है, पंडित नेहरू नाइनटीन 46 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री दोनों थे। जो नेहरू जी है, पंडित नेहरू जी, ये 1946 से जब संविधान सभा का गठन हो गया था तब से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में अलग हो जाएगा क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति है, और हमारे देश में या ब्रिटेन में विदेश नीति कौन बनाता है? आप सुनते हो ना, मोदी जी उस देश की यात्रा में गए हैं, मोदी जी आज अमेरिका गए हैं, कभी इजराइल गए हैं, तो हमेशा प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति बनाता है, याद रखना। तो प्रधानमंत्री का सबसे इंपॉर्टेंट होता है विदेश नीति में। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ साथ में ये विदेश मंत्री भी थे भारत के। इनकी विदेश नीति के ना 3 उद्देश्य है। 3 उद्देश्य है नेहरू की विदेश नीति के। पहला, प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता। तीसरा है तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। ये नेहरू जी की विदेश नीति के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखना, आपके 1 नंबर के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? नेहरू जी से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? ये डेट पूछी जा सकती है, ठीक है, नेहरू जी से, और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 1946 से 1964 तक भारत के विदेश मंत्री कौन थे? क्लियर? तो ये पूछा जा सकता है कि नेहरू जी दोनों ही थे।
यहां तक क्लियर हुआ बेटा? उद्देश्य पता है आपको, ये तीनों उद्देश्य। संप्रभुता का मतलब याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं पूरी जिंदगी 12वीं पास कर जाते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना इस संप्रभुता शब्द का मतलब नहीं पता है, इवन टीचर को भी नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे को, हमें भी भाई पहले नहीं पता था। लेकिन ये संप्रभुता का मतलब बेसिकली क्या होता है? संप्रभुता सम प्रभु, आप अपने प्रभु खुद हो, मतलब आप अपनी जो नीति बना रहे हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी विदेशी ताकत के दबाव में आप अपनी नीति बना रहे हैं, तो उसे कहा जाता है संप्रभु। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि भाई हम जो है अपनी जो विदेश नीति है हम स्वतंत्र होकर बनाएंगे, किसी के दबाव में नहीं। संप्रभुता का मतलब ये होता है, याद रखना हमेशा। क्षेत्रीय अखंडता मतलब भारत एक भौगोलिक विविधता वाला और सांस्कृतिक कई तरह के लोग रहते हैं, कई सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भारत को ये भी उद्देश्य करना है कि भाई अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है। तीसरा भारत की विदेश नीति का इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, जो नेहरू जी का विजन था कि हमें जो विकास करना है स्लोली नहीं करना, हमें विकास तीव्र गति से करना है। क्लियर क्लियर? ठीक है, हमने देख लिया अफ्रीका, एशिया मतलब एशिया। देखो इसका मतलब समझ लो आप, एफ्रो एशिया का मतलब है क्या, चले ध्यान से। एफ्रो एशिया, अफ्रीका और एशिया के देश। देखो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां पर एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, इन दोनों में ना एक समानता है, ये दोनों महाद्वीप के देश, ये दोनों ही महाद्वीप के जो देश थे इनमें क्या थी? अल्प विकास। ये जो देश है उपनिवेशवाद का शिकार हुए, रंगभेद। ठीक है, ये जितने ही देश थे एफ्रो और अफ्रीका के देश, ये अल्प विकसित थे, ये उपनिवेशवाद का शिकार हो चुके थे, और ये देश रंगभेद का भी शिकार थे। ये देश जितने भी देश थे ये अफ्रीका और एशिया के, जिसमें हो गया इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मिस्र, ये सारे देशों में ना कुछ समानताएं थी कि अभी अभी आजाद हुए थे। ठीक है, और इन देशों का विकास नहीं हो पाया था। तो जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन है 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, लेकिन उससे पहले की दो घटनाएं हैं। 1947 में देखो 1947 में एशियाई रिलेशन सम्मेलन हुआ था, एक समिट हुई थी कि जो एशिया के देश है ना उनके बीच में हमें अच्छे संबंध बनाए के रखने हैं, जितने भी एशिया वगैरह के देश हैं इनके साथ अच्छे संबंध। इसके साथ साथ 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने समर्थन दिया। देखो 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने समर्थन दिया था। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? डच। ठीक है, जो इंडोनेशिया था ना ये डच का गुलाम था। डच मतलब नीदरलैंड के लोगों का, यूरोपीय लोगों का ही ये गुलाम हो चुका था। तो इसकी आजादी में भारत ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा एफ्रो एशियाई एकता में आपको एक चीज और याद रखनी है, इसमें हमें अगर याद रखनी है, साउथ अफ्रीका रंगभेद नीति की आलोचना। साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति थी ना, उसकी भी भारत ने आलोचना करी थी। और आपको पता है साउथ अफ्रीका रंगभेद नीति के कारण ही साउथ अफ्रीका को कुछ दिन के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया था कि रंगभेद के लिए ना,
तो भाई साउथ अफ्रीका को क्रिकेट नहीं खिलाया जाएगा। तो ये है। इसके अलावा अब बार्डूम सम्मेलन, ये बार्डूम सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन वहां के शहर के नाम से पड़ता है। किसके नाम से पड़ता है बेटा? शहर के नाम से। ये बार्डूम कहाँ है? इंडोनेशिया में। जो बार्डूम है वो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 1955 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे बार्डूम सम्मेलन का नाम दिया गया था। इसी सम्मेलन को अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अफ्रो एशियन समिट। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? 1955, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बार्डूम सम्मेलन कब हुआ? 1955। बार्डूम सम्मेलन भी 1955 में ही हुआ था। अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है इसने बेस तैयार किया, ठीक है, आधार तैयार किया 1961 में नैम के लिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन डेट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1961 में बना है नैम, 1955 नहीं लिखना। नींव किसमें पड़ी थी? अफ्रो एशियाई सम्मेलन, बार्डूम सम्मेलन में। लेकिन कभी भी एग्जाम में ये नहीं लिखना है आपको। अगर आपसे पूछ दिया गया भाई अभी आप करंट में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो ज्यादा आपको पता होगा, तो 1955 नहीं लिखना है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? 1961। अगर ये पूछा जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस आंदोलन में पड़ी, तब आप बार्डूम सम्मेलन डालोगे, ठीक है, अगर नींव पूछी गई जाए तो। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर की पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लें और आपकी जो भी क्वेरी हो YouTube पर कमेंट के द्वारा पूछें, आपका समाधान किया जाएगा।